बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद शरीफ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद शरीफ ऑफिशियल 1 से आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे और खुशो-खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स और नाज़रीन, भाइयों बहनों और बुजुर्गों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछले 3 लेक्चरों में ये बात आपको बताते आ रहे हैं कि शुगर क्या बीमारी है, यानी शुगर क्या है और क्यों होती है। तो सबका जो हमारे 3 लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3, इसमें हमने आपको तफसील से बताया कि शुगर के क्या असबाब हैं, शुगर क्यों होती है और इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है। तो आज लेक्चर नंबर 4 में, यानी लेक्चर नंबर 4 में हम आपको इन सबका 3 लेक्चरों का कंक्लूजन, यानी जो इनसे हमने नतीजा अखज़ किया है, उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। तो मोहतरम व्यूअर्स, आपको मालूम है कि डायबिटीज टाइप 2 या इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो बीमारी है ये काबिल इलाज है अगर मरीज चाहे। मरीज अगर ताउन करे, उसको सही तरीके से एजुकेट कर दिया जाए और परहेज और इलाज बता दिया जाए, तो अगर वो सही तरीके से परहेज और इलाज को फॉलो कर ले तो इंशाअल्लाह ताला टाइप 2 डायबिटीज यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उसकी ठीक हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या चीज, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको तफसील से आगाह करूंगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, कैसे मालूम हो कि किसी भी मरीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस है? जब आदमी को कुछ शक होता है कि मुझे शुगर हो गया है, या वो कुछ ऐसी इलामतें बताता है जिससे मालूम होता है कि शायद इसको डायबिटीज हो गई है या शुगर हो गई है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका टेस्ट करवाता है। वो टेस्ट क्या होता है, यानी उसकी ब्लड फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो टेस्ट की जाती है। फास्टिंग ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वो टेस्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से 12 घंटे यानी ग़िज़ा को खाए हुए गुजर जाएं, यानी 12 घंटे के बाद फास्टिंग ब्लड इंसुलिन का भी टेस्ट होता है, जिसको फास्टिंग सीरम इंसुलिन टेस्ट कहते हैं। अगर कोई मरीज जो है वो ये मालूम करना चाहे कि उसे यानी टाइप 2 डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, तो वो एक जो है फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट करवाए, दूसरा फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करवाए। तो जब इनके दोनों की रिपोर्टें आ जाएं तो एक फार्मूला मैं बताता हूं, उस फार्मूले के साथ आप उसको कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। जो फास्टिंग ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का यानी रिपोर्ट आए, जो नतीजा आए, उसको आपने ज़रब देना है, यानी मल्टीप्लाई करना है फास्टिंग इंसुलिन के रिजल्ट से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 405 से। 405 यानी 405, ये 405 जो है ये कांस्टेंट है। आप जब ब्लड शुगर फास्टिंग को और फास्टिंग इंसुलिन को ज़रब दे करके 405 से तकसीम करेंगे तो जो जवाब आएगा, वो जवाब जो है अगर लेस देन 1 है तो वो नॉर्मल है, यानी लेस देन 1 या 1 तक, 1 तक अगर जवाब आता है तो ऐसे मरीज को या ऐसे आदमी को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, यानी उसको टाइप 2 डायबिटीज नहीं है। अगर इसका नतीजा जो है वो ज्यादा आता है तो फिर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या शुगर है। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर कोई जो है वो सीरम इंसुलिन का टेस्ट नहीं करवाना चाहता, तो वो जो है डॉक्टर जैसन फंग है, उसके लेक्चर हैं, नेट पर हैं, यूट्यूब पर हैं, उस पर उनको जो है वो देख ले, सुन ले, तो उसने बगैर टेस्ट के घर पे जो है उसको मालूम करने का तरीका बताया। उसको देख के आपको मालूम हो सकेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज जो है वो जब होती है तो उसकी वजह से बीमारियां क्या ज्यादा कॉज होती हैं, यानी कौन सी बीमारियां जो बढ़ती हैं या कौन सी बीमारियां जो है वो ज्यादा होती हैं, उनमें सबसे सरफेस जो है वो है यानी CKD, क्रॉनिक किडनी डाइजीज, यानी गुर्दों का खराब होना, फैटी लिवर का होना और हाई ब्लड प्रेशर का होना,
हार्ट के डायजीज का होना, इसी तरीके से अंधापन होना और पाँव की गैंग्रीन होना। इन पाँव जो है वो शुगर की वजह से गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाँव कटवाने पड़ते हैं, उसे पाँव की गैंग्रीन कहते हैं। इसी तरीके से जोड़ों का दर्द होना और इन्फ्लेमेशन होना, यानी जिस्म के अंदर स्वदेशी अमराज का पैदा होना। ये सारी जो ये अमराज मैंने बताए हैं आपको, इन सारे अमराज का सबब जो है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो जब किसी मरीज को होती है तो मरीज जो है वो ये समझता है कि भी मैं जो है यानी शुगर जो है वो कम इस्तेमाल करता हूँ, यानी चीनी जो है या तो इस्तेमाल नहीं करता या कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरी शुगर जो है वो ज्यादा क्यों है। उसकी वजह जो है वो ये है कि हम हाई कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, यानी ज्यादा निशास्तदार ग़िज़ाएं और रिफाइंड शुगर यानी चीनी जिसे हम कहते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है ये हमारे डब्बा पैक जितने भी जूस आते हैं, जितनी भी शरबतें होती हैं, जितने भी हमारे मतलब है कि ऐसे आइटम हैं जो मतलब है कि केन के अंदर या डब्बे के अंदर पैक होते हैं, शरबतें होती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, तो इन सब के अंदर जो है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है ये भी इंसुलिन रेसिस्टेंस का सबब बनता है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है ये बच्चों के लिए तो खास तौर पर पॉइजन है, जहर है, बच्चों को इससे हमें बचाना चाहिए। इसलिए बच्चों को जो जूस हैं, डब्बों में पैक जूस हैं, ये जूसों को बच्चों को ये जूस नहीं पिलाने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को का सबब बनता है। तो इसी तरीके से मोहतरम व्यूअर्स, हम जो है यानी हाई कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएं, निशास्तदार ग़िज़ाएं या चीनी इसको इस्तेमाल करेंगे या इस तरह के मशरूबात इस्तेमाल करेंगे जिनमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल होता है, तो इनकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ब्लड का खून के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ता है। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन जो है वो भी इंसुलिन पैदा हो, इंसुलिन आएगी। जब इंसुलिन ज्यादा आएगी तो इंसुलिन जो है वो यानी ब्लड ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करती है। जब फैट ज्यादा होंगे तो फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो पैदा होती है। हम ये समझते हैं कि हम परहेज करते हैं मीठे से, लेकिन होता ये है कि हम लोग पाकिस्तानी जो आमतौर पे हम खाना खाते हैं उस खाने में हम जो यानी एक तो यानी हम जो है ना 3 से 4 मरतबा खाते हैं, यानी बजाय 2 खाना खाने के हम 2 से ज्यादा बार, 3 बार तो हम मस्त खाते हैं। सुबह नाश्ता भी करते हैं, दोपहर को खाना भी खाते हैं, रात का खाना भी लेते हैं, उसके अलावा स्नैक्स भी लेते हैं, चाय भी हम बार बार लेते हैं। तो अब ये जो चाय है उसके अंदर जो है जो चीनी इस्तेमाल की जाती है वो चीनी जो है वो भी यानी ग्लूकोज है या फ्रक्टोज भी और ग्लूकोज दोनों पर जो है वो मुश्तमिल है। इसी तरीके से जो है जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे तो वो भी तो शुगर ही में कन्वर्ट होगा। हम जो है मिसाल के तौर पर अगर हम 100 ग्राम यानी गंदम का आटा या गंदम 100 ग्राम हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे 70 ग्राम शुगर या ग्लूकोज जो है वो बनता है। उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 14 से 15 टेबल स्पून शुगर बनती है। इसी तरीके से अगर 100 ग्राम चावल हम इस्तेमाल करें तो 78 ग्राम जो है वो ग्लूकोज उससे बनता है। अगर उसको हम कैलकुलेट करें यानी शुगर में, चीनी में, तो वो 15 से 16 टेबल स्पून चीनी बनती है। इसी तरीके से 100 ग्राम जो है वो आलू पके हुए आलू का सालन या आलू की चिप्स या आलू को पका करके 100 ग्राम आलू इस्तेमाल किया जाए तो 81 ग्राम जो है वो शुगर बनती है, यानी 17 से 18 टेबल स्पून बड़े चमचे जो है वो चीनी के बनते हैं। इसी तरीके से ऑल ग्रेन्स यानी जितने भी हमारे होल ग्रेन्स हैं या मकई है जिसे कॉर्न कहते हैं, इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो इनके अंदर भी 65 से 70 ग्राम जो है वो ग्लूकोज होता है, यानी 13 से 14 टेबल स्पून चीनी बनती है। हम ये कहते हैं कि हम मीठा इस्तेमाल नहीं कर ले, मगर इसके साथ जो ये हाई कार्बोहाइड्रेट हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी चीनी बनती है। यानी ये हाई कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारा लीवर जो है इनको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज जो है वो जब बढ़ता है
तो फिर इंसुलिन आती है। जब इंसुलिन आती है तो इंसुलिन इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है फैट के अंदर, और फैट जब बढ़ता है तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। हमारे जिस्म के अंदर जो नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल है वो है 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 80 से 100 मिलीग्राम पर DL। इसका अगर हम हिसाब करें, कैलकुलेशन करें, तो हमारे जिस्म में चूंकि 5 लीटर ब्लड होता है, तो अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम शुगर जो है वो बनती है। यानी 5 लीटर खून के अंदर 5 मिलीग्राम जो शुगर है वो उसका नॉर्मल लेवल है। क्योंकि जो चीनी होती है या जो शुगर होता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है इसके अंदर फ्रैक्टोज, यानी 50% फ्रैक्टोज होता है और 50% उसमें ग्लूकोज होता है। अगर इन दोनों को कैलकुलेशन की जाए तो उस हिसाब से 10 ग्राम आम जो टेबल स्पून होता है चीनी का वो बनता है। तो या यूं समझें कि 5 मिलीग्राम शुगर जो है वो हमारे जिस्म को योमिया चाहिए नॉर्मल, या अगर फ्रैक्टोज और ग्लूकोज को दोनों को शामिल करके काउंट करें तो आपको 10 मिलीग्राम जो है वो योमिया जो है आपको यानी शुगर की जरूरत है। जबकि हम कितना इस्तेमाल करते हैं, हम योमिया जो है 40 से 50 मिलीग्राम जो है वो हम शुगर इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम लोग 40 से 50 टेबल स्पून शुगर योमिया इस्तेमाल करते हैं, यानी 60 से 70% टोटल कैलोरीज योमिया इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारा जिस्म इतना ज्यादा शुगर लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। हमारा जिस्म जो है वो यानी इस तरीके से डिजाइन नहीं हुआ है कि वो हाई ब्लड शुगर लेवल को जो है वो बर्दाश्त कर सके। यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हमारा जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं करता। जब हमारे जिस्म के अंदर जो है यानी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होगा, इंसुलिन आएगी, फैट में कन्वर्ट होगी, फैट ज्यादा होंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी यानी टाइप 2 डायबिटीज होगी, तो फिर क्या होगा, जितने जो अमराज मैंने आपको जिक्र किए हैं वो सारे अमराज जो है वो पैदा होते हैं। अब हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हज़रात जो है वो जब उनके पास पेशेंट जाता है, मरीज जाता है, वो उसका टेस्ट करवाते हैं। जब टेस्ट करवाते हैं, यानी मैं टाइप 2 डायबिटीज वालों की बात कर रहा हूँ, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले मरीज, जब वो उनके पास जाते हैं तो डॉक्टर साहिबान जो है या तो वो ऐसी मेडिसिन ओरली खिलाते हैं, यानी खाने को देते हैं टैबलेट मेडिसिन ऐसी जिसके अंदर जो है वो इंसुलिन की सेक्रेशन को बढ़ाने की सलाहियत होती है, तो उनसे इंसुलिन की सेक्रेशन जो है बढ़ जाती है, या फिर उनको इंसुलिन जो है वो लगाई जाती है। जब बाहर से इनको इंसुलिन लगाई जाएगी या ऐसी मेडिसिन खिलाई जाएंगी जिनसे इंसुलिन की सेक्रेशन बढ़ती है, तो वो पहले से ही जो है वो टाइप 2 का यानी टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मरीज है। जब उसका इंसुलिन लेवल और बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि उनके अंदर जो है सीकेडी, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम्स, जोड़ों का दर्द, अंधापन और पांव की गैंग्रेन, ये ऐसे अमराज जो है वो पैदा होंगे। तो आप ऐसे अमराज से हमें बचने के लिए जो है व्यूअर्स, हमें जो है ऐसा डाइट प्लान जो है उस पर अमल करना होगा कि हम सबसे पहले उसके अंदर जो है वो ये है कि आपको जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, यानी प्रोसेस्ड फूड वो ग़िज़ा जो कारखाने में तैयार होती है, फैक्ट्रियों में बनती है, डब्बा पैक है, बेकरीज के आइटम है, यानी बेकरी के आइटम, कारखानों में बनी हुई ग़िज़ाएं और फैक्ट्रियों में, और डब्बा बंद जो है वो यानी ग़िज़ाएं हैं जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, जिसमें कार्बोनेटेड वाटर वाली यानी अशिया, पेप्सी वगैरह इनके आइटम्स आते हैं। इसी तरीके से जो है यानी डब्बा बंद जो जूसेस हैं जिनके अंदर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है। तो ये सारी चीजें जो है इनसे आपने परहेज करना है, और आपने जो डाइट प्लान लेना है वो लिए लेना है कि आपने यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे कम करना है। आपने लो कार्बोहाइड्रेट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। उसके अंदर क्या आता है, मेरा मशवरा ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ 5% यानी 5% कार्बोहाइड्रेट लें, 20% आप प्रोटीन लें, और 75% यानी 75% आप ऑर्गेनिक फैट में देसी घी और मक्खन आता है, या फिर हमारे जो जानवर हैं देसी जानवर जो है उनकी जो चर्बी है वो चर्बी जो है वो भी
ऑर्गेनिक फैट में शुमार होती है। तो जिस तरीके से यानी हमारा जिस्म जो है आमतौर पर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होते हैं, तो आमतौर पर हमारा जिस्म जो है वो फ्यूल के तौर पर शुगर को इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हमारे जिस्म में फैट मौजूद हो तो हमारा जिस्म जो है फैट को भी बतौर फ्यूल इस्तेमाल कर सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक जो है गाड़ी है वो आप उसको चलाते हैं डीजल या पेट्रोल पर। मिसाल के तौर पर गाड़ी डीजल पर चलती है, डीजल को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करती है, तो डीजल जो है वो गाड़ी जो है वो धुआं भी देती है और पॉल्यूशन भी फैलाती है। एक गाड़ी जो है वो हाई ऑक्टेन पे चलती है, जो हाई ऑक्टेन पे चलने वाली गाड़ी है वो धुआं भी नहीं देती, पॉल्यूशन भी नहीं फैलाती और उसका इंजन भी स्मूथ चलता है। तो इसी तरीके से हमारा जो जिस्म है वो अगर शुगर के बजाय फैट को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करे तो हमारा जिस्म जो है वो बहुत से अमराज से बच सकता है। तो हमारे जिस्म में फैट को अगर बर्न करने फैट को बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि हाई ऑक्टेन की होती है। तो इसके लिए जो है हमें कीटो डाइट को जो है हेल्दी कीटो डाइट जो है इसको जो है हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा, इसको यानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज वाले जो हमारे पेशेंट हजरात हैं, जो मरीज हैं, उनको लो कार्बोहाइड्रेट लेने होंगे, यानी वो 5% जो है वो कार्बोहाइड्रेट लें और 20% जो है यानी 20% जो है वो प्रोटीन लें और 75% यानी 75% वो अपनी ग़िज़ा में ऑर्गेनिक फैट्स को शामिल करें। जब इस डाइट प्लान पर वो आएंगे तो इस डाइट प्लान को कीटो डाइट कहते हैं। तो हेल्दी कीटो डाइट करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट या टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो सकती है। पहले जो है आप इस पर अमल करेंगे और आपकी आहिस्ता आहिस्ता करके अद्वियात कम होंगी, जो एलोपैथिक अद्वियात आप ले रहे हैं वो कम होंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर जो है आपकी अद्वियात जब टेपर करके कम होंगी उसके बाद फिर दवाई आप छोड़ देंगे। उसके बाद फिर जो है इसी तरीके से डाइट प्लान चलता रहेगा और आपने सही परहेज किया, वॉक की, वर्जिश करना भी ज़रूरी है। वॉक भी यानी जो कैलोरीज आप खाते हैं, जो यानी कैलोरीज आप खा रहे हैं उनको बर्न नहीं करना है, तो उसके लिए आपने वॉक भी करनी है, मुतवातिर पाबंदी से वॉक भी करनी है। और इसके अलावा आपने जो है स्ट्रेस से भी यानी आपने आपको बचाना है स्ट्रेस है और वॉक करनी है और आपने ग़िज़ा में परहेज करना है। तो इस तरीके से जो है व्यूअर्स आप इस डाइट प्लान पर अमल करेंगे तो ये हेल्दी कीटो डाइट कहलाएगा। जब हेल्दी कीटो डाइट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिस्म जो है बजाय जो है ग्लूकोज को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने के वो फैट्स को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेगा। फैट्स एज अ फ्यूल जब इस्तेमाल होंगे तो जब आप यानी ग्लूकोज के बजाय फैट्स को यानी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, फैट्स ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन भी होती है। तो ये जो डाइट प्लान है इस पर अमल करने से व्यूअर्स आपका जिस्म जो है जब फैट को यूज़ करता है तो इससे जो है ना आपका दिमाग वो भी खुश होता है, आपके मसल्स भी बनते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है उससे प्रोटीन से दिमाग भी इसको अच्छी तरह यानी से जो है ना कबूल कर लेता है और मसल्स भी बनते हैं। तो व्यूअर्स मैं आपको बता रहा था कि जब आप लो कार्बोहाइड्रेट लेंगे और प्रोटीन लेंगे और आप जो है 75% यानी 75% जो है आपकी ग़िज़ा के अंदर जो है वो फैट्स होंगे, तो इस डाइट प्लान के इस्तेमाल से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, बगैर दवाओं के ठीक होगी। और मोहतरम व्यूअर्स उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर में आपको जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। और लेक्चर नंबर 5 में हम आपको इसकी तफसील बताएंगे कि आपने किस तरीके से जो है वो कीटो डाइट जो है उसको अपनी ग़िज़ा में यानी उसका जो शेड्यूल है आपने वो किस तरीके से लेना है, कितना आपने जो है यानी वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है और इंटरमिटेंट फास्टिंग ये भी इसमें अहम है। कीटो डाइट के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रोजे से होना, एक तो है असल रोजा, अगर असल रोजा रखें तो सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि इबादत की इबादत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर महीने में 3 रोजे रखा करते थे, यानी इसे अयामे 20 कहते हैं। चांद की 13, 14 और 15 हर महीने की हर चांद की 13, 14, 15 को हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। तो रोजा रखें हम तो जो इबादत की इबादत भी है
और उससे जो है आपका यानी ग्लूकोज जो है वो बर्न होता है, आपके फैट्स जो है वो बर्न होते हैं यानी रोजे से। अगर रोजा रखें तो बहुत ही अच्छा है, अगर रोजा आप नहीं रख सकते तो कम अज कम इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कितनी करनी है इसकी तफसील हम आपको इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में बताएंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।